हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगबुला, योर मेंटर फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्जाम्स। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए, तो क्या इसमें रहता है सारे अलग अलग पैरामीटर्स जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि इसकी नोटिफिकेशन, सिलेबस, सैलरी, वैकेंसीज एंड सबसे बड़ी बात इसका जॉब प्रोफाइल। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, दो बड़े वो पॉइंट्स आते हैं जो हमें सबसे बड़े किक देते हैं। सबसे पहला कि उसकी सैलरी कितनी रहेगी, और दूसरा पॉइंट आता है अगर हमें एक्चुअली ये समझ आ जाए कि भाई वो जॉब में मुझे क्या करने को मिलेगा, मतलब कि उस जॉब में क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, कि मुझे उसमें क्या कुछ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी है कि मुझे इस जॉब नाबार्ड ग्रेड ए जैसी टॉप मोस्ट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहली बात, वर्क रोल क्या है, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं, यानी कि अगर मुझे लग रहा है कि वर्क रोल बहुत बढ़िया है, मैं इसमें काम करना चाहता हूं, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरीके से एग्जाम होता है, सिलेबस, कट ऑफ एंड सैलरी, ये सारी बात हम लोग आज के सेशन में करेंगे। मतलब कि वन शॉट फॉर ऑल योर डाउट्स वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई नाबार्ड जैसी जॉब में मेरे को क्या करना है, या फिर उससे पहले भी अगर मैं कहूं कि नाबार्ड का खुद का काम क्या है, तो देखो, नाबार्ड के मेजरली हम लोग तीन मेन पिलर्स कहते हैं। सबसे पहला आता है जो इसके डेवलपमेंट फंक्शंस आते हैं, जैसे कि अगर हमें कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर डैम से लेकर कुछ भी हमें जो है कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन है वो आता है डेवलपमेंट फंक्शन। यानी कि नाबार्ड जो है वो अलग अलग जगह पर, अगर हम कहें रूरल डेवलपमेंट को लेके या एग्रीकल्चर में भी उसमें हेल्प करता है। सेकेंड हमारे पास पॉइंट आता है सुपरवाइजरी फंक्शन, क्योंकि यहां पर अगर आप बात करेंगे, अब जैसे अगर मैं किसी को फंडिंग दे रही हूं, तो वहां पर ये उस पर चेक भी रखेगा, सुपरविजन का भी काम रहेगा। और तीसरा हमारे पास आता है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल क्यों बोला, क्योंकि अगर हम नाबार्ड की फुल फॉर्म ही देखें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो अगर ये बैंक है तो बिल्कुल इसका काम है कि ये फाइनेंस, पैसा प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये डायरेक्टली किसी को, फार्मर को डायरेक्टली पैसा नहीं देगा। इससे अपने बीच में काफी सारे रीजनल रूरल बैंक हो गए, आरआरबी हो गए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनके थ्रू ये पैसा उनको देगा, और वो जो मिडिल सेक्टर बैंक्स हैं वो पैसा जो है हमारे अल्टीमेट यूजर यानी कि किसानों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये मेजर तीन रोल्स हैं नाबार्ड के। जब नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था, तीन मेन पिलर जो थे, हम इस पे काम करते हैं। कुछ डेवलप भी करवाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी है, सुपरवाइज भी करना है, और उसमें फाइनेंस भी, वैसे हम इसमें टर्म बोलते हैं रीफाइनेंस का काम करता है। इसके बाद अगर हम आगे चलें कि भाई ये तो नाबार्ड का काम था, लेकिन अगर आप अपॉइंट होते हैं तो आपका क्या यहाँ पर काम रहेगा। तो अगर हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सबसे पहला आता है कि ये रीफाइनेंस सपोर्ट, जो भी मैंने आपको टर्म बोली थी। एक होता है पैसा डायरेक्टली फार्मर को देना, नहीं, ये पैसा देगा एक पब्लिक आरआरबी हो गए या जितने भी आपके मिडिल सेक्टर में जो बैंक्स आएंगे, नाबार्ड अपना पैसा उनको देगा, और वो वही नाबार्ड द्वारा दिया पैसा रीफाइनेंस दोबारा जो है वो किसानों को देंगे। तो ये हमारी एक रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारे पास आता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी हमने इसका काम देखा कि ये डेवलपमेंट फंक्शन में भी रोल प्ले करता है, तो बिल्कुल ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लानिंग यहाँ पर आपको तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो बिल्कुल हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम किस तरीके से, किस एरिया में कितना पैसा, सारी उसकी बात होती है। सुपरवाइजिंग कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबी, उनके फंक्शंस को, क्योंकि अगर मैं किसी को पैसा दे रही हूँ, क्या वो मेरा पैसा सही तरीके से मेरे जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं या जो यूजर्स मैं बोलूं उनको सही पहुंच पा रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल जो मैं आपको मिडिल सेक्टर बोल रही हूं, यानी कि आरआरबी हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, उनके काम को भी मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। डिजाइन न्यू डेवलपमेंट स्कीम, मतलब कि अगर आपको एक बेहतरीन इस जो यानी कि मैं बोलूँ काम करने का मौका मिलता है नाबार्ड में, तो इसमें केवल आपको सिर्फ पढ़ने तक ही नहीं, या फिर हम कहीं कुछ इंप्लीमेंट करने के नहीं, यहाँ पर आपको अगर कुछ न्यू डेवलपमेंट स्कीम लाने का भी मौका मिलता है, ताकि हम लोग इंप्लीमेंटेशन करें उसकी, ताकि जो भी सरकार की विजन है और जिस तरीके से हम अपने किसानों को हेल्प कर सकते हैं, दे मस्ट गो हैंड इन हैंड। कि सरकार अगर ये योजना लेके आई है, उसमें हम अपने किसानों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए भी ये काम करते हैं। एंड लास्ट लिखा है
क्योंकि ये पूरा नाम बोलोगे तो नेशनल बैंक है फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर केवल नहीं है, एग्रीकल्चर के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है, ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास करवाना है। उस विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आता है कि ये नहीं हो सकता हर लोग वहां पर कृषि पर ही निर्भर है। आप वहां पर ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट को लेके, आर्टिसंस को, फार्मर्स को, ताकि हम उनको एक बढ़िया जो है मार्केट प्रोवाइड की जाए, ताकि अल्टीमेट वो कुछ अगर बना रहे हैं अच्छी मार्केट में अच्छे दाम पर उनका वो बिके। यानी कि केवल एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं है ये, एग्रीकल्चर के साथ साथ और रूरल डेवलपमेंट, हम ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, ये सारा काम आपको करने को मिलेगा नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब में। क्योंकि इसकी जॉब प्रोफाइल ही कुछ इस तरीके से रहेगी कि नाबार्ड खुद जो है वो सारे ये फंक्शंस फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। अब आप अपॉइंट होते हैं ग्रेड ए, ग्रेड बी, यहां पर अगर हम समझते हैं तो पहली आती है ग्रेड ए की पोस्ट। ए पोस्ट पे आपके पास क्या रहता है कि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो इंप्लीमेंट करवानी है। देखो, जैसे आपकी प्रमोशन होगी आप बी ग्रेड में पहुंच जाओगे, वहां पर आपका रोल आ जाएगा कोई चीज नई प्लान करना। लेकिन अब जब आप ग्रेड ए के लिए सेलेक्ट होंगे तो देन आपकी ग्रेड ए में ये प्रोफाइल रहेगी कि जो ऊपर प्लानिंग हो चुकी है उसको विलेज लेवल या फिर उसको मैं कहूँ रूट लेवल पे जाके आपको इंप्लीमेंट करवाना है, इनिशिएट करवाना, उसके चेक रखना, उसको मॉनिटर करना, ये रहेगा आपका काम ग्रेड ए की जॉब में। इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर आपकी प्रमोशन बी एंड सी पोस्ट पे आगे होती है देन आपको प्लानिंग के लिए भी मौका मिलेगा, पॉलिसी मेकिंग, कुछ सुधार लेके आने हैं, गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए वो बनाने के लिए, और मॉनिटरिंग। तो यानी कि अब आपको सिर्फ इनिशिएट वगैरह नहीं, अब आपको जो है उसमें कुछ ना कुछ नया पॉलिसी तक लेवल तक अगर आपको लगता है कि ये चेंज होना चाहिए, आप उसमें भी अब आगे जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर आपको खूब सारा एक्सपोजर, केवल एग्रीकल्चर तक नहीं, एग्रीकल्चर के अलावा भी आपको खूब सारी जगह पर काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ तक कन्विंस हो चुके हैं कि भाई हाँ ये जॉब प्रोफाइल अच्छी है, मुझे किसानों तक भी, मुझे विलेज लेवल पे भी यानी कि किसानों तक भी, और उसके बाद प्रॉपर जो हाई लेवल के हैं एजेंट्स उनके साथ भी काम करने का मौका मिलेगा, तो बिल्कुल ये आपके लिए एक बढ़िया बेहतरीन जॉब है अगर आप इसमें जाना चाहते हैं। बेहतरीन है तो कहें तो हिम्मत, या मैं कहूं उतनी मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी अच्छी जॉब उतनी हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम इस जॉब के लिए थोड़ा सा देखें कि भाई क्या क्या इसके पैरामीटर्स रहते हैं, अगला हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी। इस एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, बहुत जगह आपको हो सकता है कुछ गलत गलत बता दिया जाए, लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है कि नाबार्ड ग्रेड ए जॉब के लिए एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कहीं नहीं लिखा केवल एग्रीकल्चर वाले या कुछ भी ऐसा, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। अगर हम आरडीबीएस के अंडर बात कर रहे हैं, एज लिमिट देखें तो आपकी 21 से 30 साल। हाँ, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो बिल्कुल आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, जैसे SC ST 35 साल तक, मतलब कि 5 साल की रिलैक्सेशन है। ओबीसी की बात करें तो 3 साल की। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज है, ये आप लोग देख सकते हैं जो जो आपकी कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है। लेकिन अगर हम चलते हैं कि भाई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपकी थी एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द एज लिमिट। सेकेंड हमारे पास आती है कि भाई मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो हमारे पास आता है बैचलर डिग्री, जिसमें आपके बस 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए इन एग्रीगेट। क्या यहाँ कहीं मेंशन है कि एग्रीकल्चर में होनी चाहिए? ऐसा नहीं है। तो एक चीज जरूर माइंड में रखना कि यहाँ पर कंपटीशन आपका ओनली एग्रीकल्चर वालों के साथ नहीं है, एग्रीकल्चर के साथ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो अलग अलग ब्रांचेस से हैं। लेकिन एक बात देखो, आज जरूर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी कल यहाँ पे सिलेक्शन होती है तो आपको कितने वाइडर ब्रांचेस, वाइडर लोगों के साथ बात करने का मौका मिलेगा, वाइडर लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा कि उनका अपना एक्सपीरियंस है। अगर किसी ने BA कर रखी है, किसी ने BTech कर रखी है, तो आपको कितने भांत भांत, जिसे हम कहते हैं डाइवर्स लोगों के साथ डाइवर्स एक जॉब में काम करने का मौका मिलेगा। तो एक बार ये जरूर है कि कंपटीशन आपके पास यहाँ पर, इस चीज को इसीलिए मैं आपको अभी रेडी कर रही हूँ, इस चीज के लिए रेडी रहना कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ओनली एग्रीकल्चर वाले ही एप्लीकेबल हैं। हाँ, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है, ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है कि अगर आपके पास है तो ये आपको एक्स्ट्रा एज देगा। अदरवाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी यही है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है ऐसा, नो फिक्स अटेम्प्ट ऐसा जो है बाकी एज क्राइटेरिया पे है, यहाँ पे ऐसा जो है कुछ भी वो मेंशन
नहीं है। इसके अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ये एग्जाम आपका 3 फेजेस में होता है, दैट्स फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। ये 3 फेज में आपका एग्जाम होगा। फेज 1 में आपके पास ये लगा लीजिए 8 सब्जेक्ट आने वाले हैं। फेज 2 में देयर विल बी 3 सब्जेक्ट्स और इंटरव्यू में आपके पास कंप्लीट आपके अलग अलग पैरामीटर्स पर आपको जज किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नाबार्ड ग्रेड ए सिलेक्शन के 3 स्टेजेस हैं। फेज 1 जिसमें बिल्कुल हम जिसे प्रीलिम्स कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीटली रहेगा। फेज 2 में आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर ये मेंस जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा। और तीसरा हमारे पास आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी एनहांस असेसमेंट एज वेल एज टेक्निकल इवेल्युएशन दोनों की जाएगी कि भाई क्या आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं या नहीं है। लेकिन अगर सिलेक्शन होती है तो बिल्कुल आपको एक बेहतरीन जगह पर बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसमें फेज 1 की सबसे पहले बात करते हैं यानी कि प्री की, जिसमें 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 120 मिनट एंड इट विल बी कंप्लीटली एंटायरली ऑब्जेक्टिव पेपर ये आपका रहने वाला है। फेज 2 में अगर चलते हैं तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। पहला रहेगा फेज पेपर 1 एंड दूसरा आपके पास आता है पेपर 2। क्या रहेगा? पेपर 1 में आपके पास सिर्फ पार्ट आएगा जर्नल इंग्लिश का। अब वो जो इंग्लिश है, अब देख लो, आप खुद भी देख रहे होगे, अब तो बाकी एग्जाम को भी अगर हम देखें जैसे कि IBPS AFO का रिसेंटली उसका भी पैटर्न पूरा बदल दिया गया और अब वो बिल्कुल नाबार्ड जैसे एग्जाम को अपना बेस बनाते हुए वो फॉलो कर रहे हैं। अब उन्होंने भी डिस्क्रिप्टिव ऐड कर दिया, जबकि उनके एग्जाम में आज तक कभी डिस्क्रिप्टिव पेपर आया भी नहीं था। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि ये नहीं कह सकते नाबार्ड एकदम बहुत हाई लेवल पे और IBPS AFO एकदम ठीक लेवल का है। अब वो भी जो है पेपर का अगर मैं कहूँ लेवल, वो भी वैसा ही मेंटेन कर रहे हैं जो आपके इस एग्जाम में आता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फेज 2 पेपर 2 में पहला पेपर 1 जो है उसमें जर्नल इंग्लिश रहेगी, जिसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन, 90 मिनट मिलेंगे, जिसमें हो सकता है ऐसे, प्रेसी, लेटर, ये सब आपको लिखने को रहेगी। पेपर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, ESI इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड दूसरा हमारे पास आता है ARD दैट्स रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन ही आपके रहेंगे इस पार्ट के भी। तो 100 यहां से और 100 यहां से, ये आपके रहेंगे जो मेरिट डिसाइड करने वाले हैं। फिर हमारे पास आता है थर्ड फेज दैट विल बी इंटरव्यू। तो इंटरव्यू बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, रूरल नॉलेज, कितनी स्किल्स हैं, कितने आपने जो है अलग अलग सर्टिफिकेट्स में सर्टिफिकेशन कोर्सेज क्या क्या हैं, यही सारे आपके यहाँ पर चेक किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फेज 1 को अगर हम थोड़ा ध्यान से आगे समझें, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि जो प्री है उसमें 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे, इसमें आपके पास 8 सेक्शंस आने वाले हैं। ये वो इतना सिंपल नहीं है कि 3 पार्ट या 4 पार्ट ही होंगे। यहाँ पर QRE क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके अलावा आपके पास GA आती है, इसके अलावा आपके पास डिसीजन मेकिंग आती है, कंप्यूटर नॉलेज आती है और आपका एक सब्जेक्ट आता है ESI एंड ARD। कुल मिला के कितने सब्जेक्ट्स हो गए हमारे? 8 सब्जेक्ट। QRE जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, देन आपके पास आती है ESI, ARD एंड GA। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट बिल्कुल ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड, 200 मार्क्स रहेंगे। ये आपके सामने ये जो 5 पहले सब्जेक्ट्स हैं ये आपके हैं केवल क्वालिफाइंग सेक्शन। कौन कौन से हैं? तो QR, E नहीं है, अच्छा हाँ सॉरी E भी है इसमें, आगे चल के जो E है वो मेंस में आपका मेजर पार्ट आएगा। तो QRE क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, देन कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग, जिसके तकरीबन अगर आप देखेंगे 20-30 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, बाकी सबके 20-20 और डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके सारे क्वालिफाइंग सेक्शन है और जो रेस्ट 3 वो आपके रहेंगे मेरिट सेक्शन। कौन कौन से? जनरल अवेयरनेस, ESI एंड ARD, ये आपके बनाएंगे मेरिट। जनरल अवेयरनेस, ESI एंड ARD, जिसमें आपके GA के 20 क्वेश्चन होंगे, बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के आपके 45
40 क्वेश्चन फेज 1 में रहने वाले हैं एंड दैट विल बी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव और मेरिट बेस्ड यहाँ पर रहेंगे। फेज 2 में आते हैं तो अगले हमारे पास आता है, अच्छा इसकी स्ट्रेटेजी भी थोड़ी समझ लेते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर मेरिट सेक्शन आपका कौन सा है, 3 सब्जेक्ट जीए, ईएसआई, एआरडी। ये आपका जो है आगे आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ये डिसाइड करेंगे, अदरवाइज जो बाकी है वो तो आपको क्वालिफाई करना है। और बाकी जो है आपके क्वालिफाइंग सेक्शन उसमें आपको जो है कट ऑफ ही क्लियर करनी है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल आपको होगी 1/4 की। और मैं एक ऐसे एग्जांपल भी बता दूं, मैंने ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं एस्पिरेंट्स जो डिसीजन मेकिंग जैसे जिसमें 10 क्वेश्चन आते थे, वो ये 10 क्वेश्चन की भी कट ऑफ जिसकी बिल्कुल मात्र 1.25 2.25 10 में से ये कट ऑफ जाती थी, लेकिन वो भी क्लियर नहीं हो पाती थी, जिस कारण वो नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 में ही आउट हो जाते थे। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल ये है, मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को थोड़ा सा ये देख लो, हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली सेम होगा पेपर, लेकिन थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अगर पिछले 2-3 साल में ये कट ऑफ गई है, एम आई एबल टू क्लियर दैट कट ऑफ और मेरिट सेक्शन में मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, सो दैट मैं आगे फेज 2 में चला जाऊं, ये एक आइडिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारे पास पार्ट आता है फेज 2, जिसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और ये रहेगा। और यही वो पार्ट है जो बच्चे आप लोग मुझे बताते हो टेलीग्राम पे कि मैम हमारा फेज 2 ही नहीं हो पा रहा, वहीं पे हम अटक जाते हैं। तो बिल्कुल, बिकॉज दिस वाज द फेज जहां पर आपका डिसाइडिंग स्टेज है, आपके फाइनल मार्क्स जो है वो कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिससे आपकी राइटिंग एबिलिटी को चेक किया जाएगा, एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज होगी जिससे आपका जो है वो सब्जेक्ट की नॉलेज क्या है वो भी देखी जाएगी। तो यहाँ पर अभी हम लोग अपने खैर इसमें बैच में तो मैं आपको पूरा जो है इसकी तैयारी भी करवा रही हूँ, एआरडी के डिस्क्रिप्टिव की हम बिल्कुल उसमें तैयारी करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, फर्स्ट पेपर है आपका इंग्लिश का और दूसरा रहेगा पेपर 2 ईएसआई एंड एआरडी। यहाँ पर इंग्लिश का ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी ये सब आने वाले हैं जो कि 100 मार्क्स 90 मिनट मिलेंगे। दूसरा आपके सामने रहेगा ईएसआई एंड एआरडी। थोड़ा इसको आराम से समझते हैं, अदरवाइज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है क्योंकि पेपर पैटर्न सबसे बेसिक है समझना। पेपर 2 यानी कि फेज 2 में क्या होगा, पहले आपका फर्स्ट हाफ में होगा इंग्लिश का पेपर, डन 90 मिनट में, फिर आपका थोड़ा सा ब्रेक, देन आपको होगा पेपर 2 का पेपर। पेपर 2 में आपके 2 सब्जेक्ट बचते हैं, ईएसआई एंड एआरडी। अब इन दोनों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। तो पहले जो है आपके 50 मार्क्स का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर एंड देन आपके पास आएगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपके पास देयर विल बी 6 क्वेश्चन, उन 6 में से आपको 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपके 50 मार्क्स कवर करेंगे। तो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव एंड 50 विल बी फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव, तो 100 क्वेश्चन और 120 मिनट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा और समझते हैं क्योंकि नाबार्ड में ये 15 मार्क्स 10 मार्क्स, इसको आराम से समझते हैं क्या है। अभी हमने बोला डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चन होंगे, उन 6 क्वेश्चन में से आपको 4 करने हैं। जो 6 क्वेश्चन या मैं कहूँ जो 4 करने हैं उसमें से आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे ईएसआई के आपको करने हैं और 2 क्वेश्चन आपको एआरडी के करने रहेंगे। अब ये जो 2 क्वेश्चन है इसको भी आगे कैसे डिवाइड किया है कि एक आपके पास रहेगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन करना और एक आपको ईएसआई का करना है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। सिमिलर एआरडी में एक आपको करना है 15 मार्क्स का क्वेश्चन और एक करना है 10 मार्क्स। कुल मिला के हो गए 50 मार्क्स, 15 2 30 और 10 10 20, 30 प्लस 20 50 मार्क्स आपके बनते हैं डिस्क्रिप्टिव में। वही बात यहाँ लिखी है, 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, कुल मिला के आपके चले गए यहाँ पर 50 मार्क्स। अब बचे जो पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहां पर आपके पास होंगे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स कैसे बनते हैं देखो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा है कि भाई कुछ क्वेश्चन हम लोग 1 मार्क्स के रखेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से कवर किया जाएगा। पहले जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके 2 मार्क्स के होंगे और बाकी जो सिमिलर कितने होंगे 20 हो गए और 20 ही आपके आएंगे ईएसआई और दूसरे आएंगे एआरडी से। बाकी जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे 1 मार्क्स के, मतलब कि 5 आपके रहेंगे एआरडी से, 5 आपके रहेंगे ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इशू से। तो 40 प्लस 10 कितने हो गए 50, हो गया कवर।
पूरा हमने समझ लिया कि डिस्क्रिप्टिव का ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा, कैसे मार्क्स हैं, और कुल मिला के आपके पास 50 यहाँ पर बनते हैं और 50 ही ऊपर बनते हैं। तो कुल मिला के आपका जो फेज 2 का पेपर है दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स आपका यहाँ पर रहने वाला है। ये हमने पूरा देख लिया। इसमें हमारे पास आता है इंटरव्यू। तो बिल्कुल इंटरव्यू की अगर हम बात करें, पर्सनैलिटी, टेक्निकल राउंड, ये सारा कुछ आपका चेक किया जाएगा। पैनल में अक्सर 4 से 5 मेंबर होते हैं। अक्सर इसके जो ऑफिशियल्स जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वही बैठे होंगे। नॉलेज क्या चेक किया जाएगा, तो देखो आपने जो बेसिक पार करना था यानी कि सब्जेक्टिव, वो तो थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपसे रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का क्या काम है, इसकी रिपोर्ट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एफपीओ, एसएचजी, आपकी सेल्फ अवेयरनेस चेक करेंगे। करंट अफेयर्स, बिल्कुल ऊपर हमने पढ़ा सब्जेक्ट नॉलेज। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो नाबार्ड रिलेटेड स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम, रूरल लाइवलीहुड, क्रेडिट, ये सारी बातें पूछेंगे। कम्युनिकेशन, बिल्कुल कितना आप कॉन्फिडेंटली, क्लियर, सिंपल भाषा में अपनी बात समझा पा रहे हैं। मोटिवेशन या मैं कहूँ पर्सनैलिटी चेक करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाबार्ड ही क्यों, आप जैसे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उधर जाओ ना, आपको इसका क्लियर कट आंसर पता होना चाहिए कि भाई अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके गोल्स क्या हैं, क्लियर है आपको, वो चेक किया जाएगा। एंड बैकग्राउंड, बिल्कुल कैसा आपका बैकग्राउंड है, उस अकॉर्डिंग क्या आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेबस। सिलेबस आई बिलीव इसका अवेलेबल है, आप आराम से नेट पर भी देख सकते हैं सिलेबस क्या क्या है। हाँ, उसमें से ये एनालाइज करना कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको रीजनिंग के पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, साइलॉजिज्म, इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, बेसिक टॉपिक सारे होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डीआई, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डिसीजन मेकिंग, सिचुएशन क्वेश्चंस, बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ये सब आपसे रहेंगे इसके पार्ट्स। इसके बाद आते हैं जीए के। तो बिल्कुल हमें इसमें नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम, करंट अफेयर्स पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक सोशल इश्यूज में ये कुछ आपके स्टैटिक हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि इसमें ईएसआई में जो ज्यादा क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर, करंट बेस्ड पूछे जाते हैं। और लास्ट आपका बचता है एआरडी। एआरडी में जो है ये क्रॉपिंग सिस्टम, सॉइल टाइप, फर्टिलिटी, मतलब कि ओवरऑल जो सिलेबस है वो आपके पास अवेलेबल है। लेकिन इसके साथ साथ ये मत करना कि रूरल डेवलपमेंट वाले पार्ट को हमने स्किप कर दिया, इसे नहीं करना, वो भी हमें कवर करना है। ये था, दैट वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस। इसमें फर्दर अगर हम देखें आरसी में भी कैसे क्वेश्चन क्या कुछ आते हैं, ये मैंने यहाँ पर सारे अरेंज कर दिए ताकि अगर आप देखना चाहते हैं, अगर क्लोज टेस्ट की बात कर रहे हैं या सेंटेंस अरेंजमेंट की, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, मतलब कि पिछले साल अगर हम बात करें किसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इन द सिमिलर वे इकोनॉमिक सोशल इश्यूज में अगर हम बात करें तो ये सारे आपके मेजर टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्टैटिक में उतने ज्यादा नहीं है। हाँ, हमें जो है बाकी डायनेमिक पोर्शन जो आपके करंट बेस्ड है वो कवर करने हैं। फिर आते हैं एआरडी की अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव के लिए और डिस्क्रिप्टिव के लिए, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स इस एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, उनमें से ये एनालाइज करना कि भाई मेरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको कवर करना सबसे ज्यादा बेहद जरूरी बनता है। उसमें से भी क्या क्या पार्ट्स पूछे जा सकते हैं वो आपको सही तरीके से कवर करना है कि हमें यहाँ पर एमएसपी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, इनमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं, वो कवर करना है आपको। फिर हमारे पास आते हैं वही सारे बाकी रूरल डेवलपमेंट, एआरडी की स्कीम्स होगी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सारी जैसे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती हैं, इस पे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेता है कि स्कीम के बारे में बताइए, वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आती है कट ऑफ। कट ऑफ अगर हम बात करें तो 2021 से अगर हम 24 तक देखें, ये इनका ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जर्नल की अगर हम देखें तो 53.50 2021 में, देन 41.75 46, और अब जो है 2024 में वो गई है 47। ये आपकी कट ऑफ थी फेज 1 की। यहाँ पर अभी हम फेज 1 के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें फेज 1 के लिए एक ही मूल मंत्र है, वो ये है कि प्री में जो क्वालिफाइंग सेक्शन है वो तो कवर करने ही है, लेकिन जो मेरिट है उस पर जरूर ध्यान रखिएगा कि एजीए, ईएसआई, एआरडी ये रियल स्कोरिंग सेक्शंस रहेंगे आपके फेज 1 के, क्योंकि यही आपका जो है मेरिट डिसाइड करने वाले हैं। बाकी की जो अगर आप बात करोगे बाकी सेक्शंस की, वो बहुत कम है, इसीलिए
उतना फोकस करना कि बस आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, लेकिन उतना कम भी मत करना कि कट ऑफ ही ना, मतलब वहीं से रह जाओ। तो एक बैलेंस मेंटेन करना, मॉक टेस्ट लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करोगे, ये बात आपको डेफिनेटली खुद ब खुद समझ आ जाएगी मेरे कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है मैथ्स का, क्वांट्स का, कि मैं वो हर बार ही कर पा रहा हूँ, उसको टारगेट करना है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं फेज 2। फेज 2 के लिए अगर हम बात करें तो 2021 में 118.42 गई थी। फिर आता है 130, ये आपके गए हैं 200 में से क्वेश्चन। फिर आता है 2023 में 128.50, और ये आपका लास्ट आता है 2024 में, जो कि 126.75 कट ऑफ गई थी जनरल की। बाकी सब कैटेगरीज की भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज्यादा भी कोई डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल वही है, 1-2 मार्क्स का फर्क है। बाकी आप जो फाइनल कट ऑफ है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप, क्योंकि सबसे बड़ा मैंने स्टार्ट में बोला था किक होती है कि कितनी सैलरी, अक्सर आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो लोग आपको किक देते हैं ना, वो यही है कि भाई नाबार्ड ग्रेड ए में सैलरी द बेस्ट है, 1 लाख प्लस सैलरी है। लेकिन उस सैलरी के साथ साथ क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो समझना जरूरी है। सैलरी तो आप प्राइवेट जॉब में भी ले लोगे, सैलरी तो आप अपनी मेहनत के दम पे कहीं और भी कमा लोगे, लेकिन क्या वो सैलरी ही सिर्फ किक है, वो हमें समझना है। तो सैलरी के अलावा भी देयर आर सो मेनी पॉइंट्स जिसपे हमें बात करनी चाहिए, जिसपे हमें ये समझना चाहिए कि क्या हम वो सैलरी लेके हमें वो एक मेंटली फिजिकली वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ भाई मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ, आज मैं फार्मर्स की इस पॉइंट पे हेल्प कर पा रहा हूँ जो मैंने अपनी बीएससी एमएससी में काम किया था, वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो अगर इसके बाद ये हमने सारी बातें कर ली, क्या रहेगा क्या कुछ है, अगर आपको एक डिटेल्ड सैलरी स्ट्रक्चर देखनी है एंड कुछ एनुअल इंक्रीमेंट्स, ये मैंने एक बहुत बेहतरीन, बहुत एक अकेली वीडियो सिर्फ हमने सैलरी पे देखी थी, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं ये वीडियो जरूर देखना, नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर सैलरी स्लिप। और ये मेरा ही एक स्टूडेंट था जो आज नाबार्ड ग्रेड ए में ऑफिसर पोजीशन पर काम कर रहे हैं, उन्हीं की सैलरी स्लिप मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसको जरूर देखिएगा, इट विल बी बेटर फॉर यू। आपको एक्चुअल जो सैलरी स्लिप है वो देखने को मिलेगी क्या है। तो यहाँ पर वैसे मैंने छोटा मोटा लिख दिया, लेकिन क्योंकि इसमें आपको मैंने एक एक डिटेल बताई है कि क्या क्या आपको इसमें पर्क्स मिलते हैं। आपको स्पेक्टिकल्स बनानी है उसके लिए आपको पर्क्स मिलेंगे, हैंड बैग लेना है उसके लिए आपको मिलेगा, कोई बिल भरना है उसके लिए भी आपको जो है वो पर्क्स मिलेंगे। तो वो सारी चीजें मैंने आपको सैलरी स्लिप में और अपने ही एक स्टूडेंट से पूछ के सारी डिटेल्स पूछ के ये वीडियो बनाई है। तो इसको देखना अगर आप लोग सैलरी स्लिप पे ही जाना चाहते हैं कि कितनी रहेगी, और हमें पता भी होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर जॉब में कितनी है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल क्या रहेगी इसकी सैलरी। ये था कंप्लीट जो हमने बात की नाबार्ड ग्रेड ए जैसी बेहतरीन जॉब, क्या रहेगी इसकी सैलरी, और इसके अलावा हमें सिर्फ सैलरी के अलावा इसके बाद कैसे तैयारी करनी है, इस जॉब में क्या कुछ करने को मिलेगा, क्या फार्म लेवल पे, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्या हाई लेवल पे, और पॉलिसी मेकिंग तक मेरा क्या रोल रहेगा, वो आपको बेटर सेटिस्फेक्शन देगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी मत समझना कि अगर आप एक नाबार्ड ग्रेड ए से स्टार्ट करते हो तो आप वहीं पर स्टेगनेंट रह सकते हो। देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने ग्रेड ए से शुरू किया था किसी टाइम पर एंड उन्होंने डायरेक्टर जनरल पे आके किया है, जीएम पे किया है। तो ये आपकी एक लाइफ की प्रोग्रेशन होती है अगर हम इसमें इंक्रीमेंट समझते हैं, इंक्रीमेंट इन द सेंस कि कैसे आपको प्रमोशन मिलेगी। तो बिल्कुल बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो स्टार्ट बिल्कुल रूट लेवल से किया था लेकिन एंड उन्होंने अपनी लाइफ का नाबार्ड में ही रह के जीएम पोजीशन पे करते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट वो जीएम पोजीशन पर आप लोग अब एनरोल करके इसमें ज्वाइन करके ऑफिसर लग के एंड आप लोगों का भी शायद यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को डाउट हुआ बिल्कुल आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेन चैनल, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल शगुन मैम PW टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये डिस्कशन ग्रुप है जिसको आप अपनी बात मेरे तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्विज भी चल रहे हैं, उसको भी जरूर सॉल्व करिए जो आपके एग्जाम में ही हेल्पफुल रहेंगे। आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। अगर थोड़ी सी भी किक मिली है तो बिल्कुल आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे वो 1 लाख सैलरी तक नहीं, उसके अलावा भी क्या क्या है वो भी आपको उसमें बताना है। तो यहाँ पर अगर आपको भी लगता है कि भाई पता लग गया, देख लिया, समझ लिया वो जॉब मेरे से क्या डिमांड करती है और मुझे उस जॉब में क्या कुछ करने को मिलेगा, तो अगर आपको लगता है इफ यू आर रेडी एंड लेट्स स्टार्ट।
तो यही है हमारे पास एंड पे कि शुरू करते हैं, जहां आपको नीड लगी बिल्कुल आप लोग मुझे बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी मुझे अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भेज रहे हैं, आप लोग भी मुझे भेज सकते हैं, जो मैं आपको चेक करके उसका आंसर जरूर दूंगी। आई बिलीव ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा। मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक लगे रहिए। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, देरी मत करिए। जहां पर जो हेल्प चाहिए बिल्कुल यू कैन कनेक्ट मी ऑन योर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।